नमस्कार। आज हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं, लगभग 3,500 साल पीछे, सीधे ऋग्वेद के पन्नों में। और हम कोई यज्ञ या सिर्फ मंत्रों की बात नहीं करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऋग्वेद की कुछ सबसे कह सकते हैं एक्शन पैक्ड सूक्तों 116 से 126 की गहराई में उतरने वाले हैं। इन्हें आप उस जमाने के 2 सुपर डॉक्टर्स अश्विनी कुमारों की केस फाइल समझ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह का मेडिकल जर्नल। तो आज का हमारा मिशन है इन प्राचीन कहानियों की परतों को हटाना और ये देखना कि क्या इनके नीचे विज्ञान और तकनीक की कोई चिंगारी छुपी है। हम 3 बहुत ही अजीब, बहुत ही हैरान करने वाले मामलों की छानबीन करेंगे। एक महिला योद्धा का लोहे का पैर जी, एक बूढ़े ऋषि का टोटल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और समंदर के बीचों बीच एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज भी नामुमकिन सा लगता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम वेद की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर आध्यात्म, दर्शन ऐसी चीजें आती हैं। सही बात है। लेकिन ये सूक्त एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। ये उस समाज की रोजमर्रा की दिक्कतों जैसे अपंगता, बुढ़ापा, दुर्घटनाएं, हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल, और उनके तकनीकी समाधानों का एक तरह का रिकॉर्ड है। तो आज हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां हैं या फिर उस युग की इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की कोई भूली बिसरी उपलब्धि। ठीक कहा। तो चलिए सीधे अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। ये कहानी है विशप्ला नाम की एक योद्धा की, और ये किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। तो ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 116 मंत्र 15 में जिक्र आता है विशप्ला का। वो एक महिला योद्धा थी। एक लड़ाई में, जिसे खेल का युद्ध कहा गया है, उनका एक पैर कट जाता है। अब यहां तक तो कहानी दुखद है जी, लेकिन इसके बाद जो होता है वो चौंकाने वाला है। ऋग्वेद कहता है कि अश्विनी कुमारों ने रातों रात उन्हें एक आयसी जंघाम, मतलब लोहे का पैर, लगा दिया। एक ही रात में? हाँ, ताकि वो अगली सुबह फिर से जंग के मैदान में उतर सकें। बस एक रात में। आईसी जंघाम, ये 2 शब्द अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। ये मानव इतिहास में एक फंक्शनल प्रोस्थेटिक लिम्ब यानी कृत्रिम अंग का शायद सबसे पहला लिखित सबूत है। सबसे पहला? शायद, हाँ। अब देखिए, पुरातत्व में हमें मिस्र से करीब 3000 साल पुराना लकड़ी का बना एक अंगूठा जरूर मिला है। अच्छा। जो चलने में मदद करता था। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक लोहे के पैर की, जिसे पहनकर एक योद्धा अगले ही दिन लड़ाई में वापस जा सके। एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा रुकना है। लोहे का पैर? जी। मतलब सचमुच का लोहा? ये तो बहुत भारी होगा। कोई कैसे लड़ेगा इसे पहनकर? दौड़ना, संतुलन बनाना, ये सब कैसे मुमकिन था? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं हमें कवि की कल्पना और एक इंजीनियर की हकीकत को अलग करना होता है। तो क्या ये सिर्फ एक अलंकार था? मतलब लोहे जैसा मजबूत? हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आयस शब्द का मतलब ठीक ठीक लोहा न हो। उस दौर में ये किसी भी मजबूत धातु जैसे कांस्य यानी ब्रॉन्ज के लिए भी इस्तेमाल होता था। अच्छा, कांस्य फिर भी हल्का होगा। बिल्कुल। और रही बात व्यवहारिकता की, तो सोचिए, ऋग्वेद में कर्मार यानी धातु के कारीगरों का जिक्र है। ये लोग धातु को पिघलाना, ढालना, आकार देना जानते थे। तो आप कह रहे हैं कि ये एक कस्टम मेड डिवाइस था? हाँ, एक तरह से। जरा सोचिए प्रक्रिया क्या रही होगी। किसी कुशल कारीगर ने विशप्ला के पैर का नाप लिया होगा, फिर धातु की पतली चादरों को पीट पीट कर एक खोखला लेकिन मजबूत ढांचा तैयार किया होगा जो पैर का आकार ले सके, ताकि वजन कम से कम रहे। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, उसे चमड़े की पट्टियों और शायद किसी तरह की कुशनिंग के साथ इस तरह डिजाइन किया गया होगा कि वो स्किन को काटे नहीं और शरीर से मजबूती से जुड़ सके। वाह, ये तो उस युग का आयरन मैन मोमेंट था एक तरह से। कह सकते हैं, जहां तकनीक ने मानवीय सीमाओं को पार कर दिया। इसे हम आज की भाषा में प्रोटोबायोनिक्स कह सकते हैं, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का शुरुआती संगम। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक समाधान का दस्तावेज है, और ये उस समाज की सोच के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है? यही कि उन्होंने विकलांगता को मतलब भगवान की मर्जी या किस्मत का खेल मानकर छोड़ नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, एक समस्या है और इसका तकनीकी समाधान मौजूद है। जी, ये एक बहुत ही प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और ये एक महिला योद्धा के लिए किया गया, ये भी अपने आप में एक अहम बात है। सही कहा।
उन्हें सिर्फ बचाया नहीं जा रहा, उन्हें लड़ने के लिए फिर से सक्षम बनाया जा रहा है। शरीर के एक हिस्से को धातु से बदलना तो एक बात है, लेकिन क्या पूरे शरीर को ही नया कर देना संभव था? मतलब उम्र को ही पलट देना। और यही सवाल हमें हमारी दूसरी केस फाइल की तरफ ले जाता है, ऋषि च्यवन की कहानी। और ये शायद विशपला की कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। बिल्कुल है। तो ऋग्वेद के उसी 116वें सूक्त के 10वें मंत्र में ऋषि च्यवन की कथा आती है। कहानी यह है कि वो तपस्या करते करते इतने बूढ़े और जर्जर हो गए थे कि उनका शरीर एक दीमक लगी लकड़ी जैसा हो गया था। जी, वो हिल भी नहीं पाते थे। तब अश्विनी कुमार आते हैं और ऋग्वेद के शब्द हैं कि उन्होंने ऋषि का चोला बदल दिया, जैसे सांप अपनी कैंचुली उतार देता है, और उन्हें फिर से युवा और आकर्षक बना दिया। हाँ, अब यहाँ पर आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, यहीं पर हमें मिथक और विज्ञान के बीच की रेखा बहुत सावधानी से खींचनी होगी। आज की बायोलॉजी हमें साफ बताती है कि कोई भी इंसान जादू से एक रात में 80 साल से 20 साल का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सेल्यूलर एजिंग एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसे इस तरह पलटा नहीं जा सकता। तो जाहिर है ये एक काव्यात्मक वर्णन है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस चीज का वर्णन है? तो अगर ये जादू नहीं था तो क्या था? ये कायाकल्प चिकित्सा यानी रिजुविनेशन थेरेपी की प्रक्रिया का एक अलंकारिक वर्णन हो सकता है। कायाकल्प? हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया रही होगी जिसमें शरीर को अंदर और बाहर से पूरी तरह शुद्ध और पुनर्जीवित किया जाता था। सोचिए इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। जैसे? खास जड़ी बूटियों से बने लेप और औषधियां जो स्किन और मसल्स को टोन करे, एक विशेष तरह का पौष्टिक आहार जो शरीर को जरूरी तत्व दे, और शायद कुछ डिटॉक्स प्रक्रियाएं। और यहीं से च्यवनप्राश की कहानी भी तो जुड़ती है ना? बिल्कुल, कहानी यही है कि अश्विनी कुमारों ने ऋषि च्यवन के जिन जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया था वही आगे चलकर च्यवनप्राश के नाम से मशहूर हुआ। तो ये कोई जादुई दवा नहीं बल्कि उस समय की एक दस्तावेजित एक वेलनेस रेसिपी है, कह सकते हैं। च्यवनप्राश उस पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है, लेकिन इस कहानी का असली क्रांतिकारी विचार उस दवा से भी बड़ा है। वो क्या है? वो विचार ये है कि बुढ़ापे को एक इलाज योग्य अवस्था माना गया। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग थी। ज्यादातर संस्कृतियां बुढ़ापे को जीवन का एक अनिवार्य सत्य मानती हैं, एक ऐसी ढलान जिस पे आपको उतरना ही है। सही बात है। लेकिन यहाँ वे कह रहे हैं नहीं, ये एक शारीरिक अवस्था है और जैसे दूसरी बीमारियों का प्रबंधन हो सकता है, इसके लक्षणों का भी प्रबंधन किया जा सकता है। मतलब हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। बिल्कुल, और यही तो आधुनिक जेरियाट्रिक्स यानी वृद्धावस्था चिकित्सा की बिल्कुल बुनियादी अवधारणा है। ये तो कमाल की बात है। उनका फोकस अमरता पर नहीं था। नहीं, उनका फोकस स्वस्थ जीवन पर था। उन्होंने समस्या की पहचान की और उसका एक औषधीय और वैज्ञानिक समाधान खोजने की कोशिश की। ये मानसिकता ही अपने आप में बहुत आधुनिक है। सही कहा। उन्होंने उम्र को एक नंबर के तौर पर नहीं बल्कि शरीर की फंक्शनैलिटी के तौर पर देखा और उसे सुधारने की कोशिश की। ठीक है, तो हमने शरीर के एक हिस्से की इंजीनियरिंग देख ली और पूरे शरीर की बायोकेमिस्ट्री भी समझ ली। अब जमीन से उठकर गहरे समंदर में चलते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी केस फाइल हमें भुज्यू के एक अविश्वसनीय समुद्री बचाव अभियान पर ले जाएगी। ये भी बहुत दिलचस्प है। ऋग्वेद में भुज्यू नाम के एक शख्स का जिक्र है। शायद कोई राजकुमार या व्यापारी था। वो समंदर में कहीं बहुत दूर फंस गया था। उसका जहाज टूट रहा था। हाँ, और वो असीम आधारहीन समंदर में असहाय था। आज के जमाने में भी सोचकर डर लगता है। बिल्कुल। तब अश्विनी कुमारों ने एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया जो 3 दिन और 3 रात तक चला। और जिस जहाज से उन्होंने बचाव किया उसकी कुछ खासियतें बताई गई हैं। हाँ, कहा गया है कि वो शत अरित्र था, यानी उसमें 100 चप्पू थे और वो पानी नहीं सोखता था। यहाँ एक एक शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो 100 चप्पू वाला जहाज। हाँ, ये कोई छोटी मोटी नाव तो हो ही नहीं सकती। हाँ, 100 चप्पू चलाने के लिए कम से कम 100 नाविक और उनके अलावा भी क्रू चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा जहाज रहा होगा। बहुत बड़ा। ये एक विशाल जहाज की तस्वीर पेश करता है, शायद प्राचीन ग्रीस के ट्राइरीम या रोमन गैली शिप जैसा, जिसे गहरे समंदर की लहरों का सामना करने के लिए ही बनाया गया हो। और 3 दिन और 3 रात तक समंदर में रहना, बिना जीपीएस, बिना मॉडर्न तकनीक के, ये कैसे मुमकिन था? यही तो बात है।
ये किसी नदी को पार करने जैसा बिल्कुल नहीं था। ये गहरे समुद्र में नेविगेशन, मतलब डीप सी नेविगेशन की क्षमता का सीधा सबूत है। तो वो दिशा कैसे पता लगाते थे? वे शायद ध्रुव तारे, सप्तर्षि मंडल और दूसरे नक्षत्रों का इस्तेमाल करते थे। उन्हें दिन में सूरज की स्थिति और शायद हवा के पैटर्न से भी दिशा का ज्ञान होता होगा। और 3 दिन के अभियान का मतलब है कि जहाज पर रसद भी पूरी थी? बिल्कुल, पर्याप्त मात्रा में खाना, पानी, दूसरा सामान। ये एक आकस्मिक बचाव नहीं लगता, ये एक सुनियोजित, सुसज्जित अभियान था। और उस जहाज का पानी न सोखना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, ये उन्नत जहाज निर्माण तकनीक यानी नेवल इंजीनियरिंग की ओर इशारा करता है। लकड़ी के जहाज़ों में पानी रिसना एक आम समस्या थी। इसका मतलब है कि उन्हें लकड़ी को ट्रीट करने, तख्तों के बीच की दरारों को किसी खास चीज, शायद राल या डामर से सील करने की तकनीक पता थी ताकि जहाज वाटरटाइट बन सके। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बचाव की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन्नत नेवल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमिकल नेविगेशन और एक संगठित नौसैनिक प्रणाली का सबूत है। ये शायद दुनिया का पहला दर्ज किया गया नौसैनिक बचाव अभियान हो सकता है। ये तो उस पूरी धारणा को ही बदल देता है कि वैदिक सभ्यता सिर्फ नदियों के किनारे बसी एक कृषि आधारित सभ्यता थी। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि उनकी पहुंच और क्षमता गहरे समंदर तक थी। वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी पर भी माहिर थे। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो बहुत अलग है। एक बायो इंजीनियर्ड पैर, एक एंटी एजिंग थेरेपी और एक हाईटेक नेवल रेस्क्यू शिप। ऋग्वेद के इन सूक्तों में तो जैसे विज्ञान और तकनीक का खजाना छिपा है। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल का निचोड़ निकालते हैं। पहली कहानी विशुपला का लोहे का पैर हमें बायो इंजीनियरिंग और प्रोस्थेटिक्स की शुरुआती झलक देती है। जी। दूसरी ऋषि च्यवन का कायाकल्प आयुर्वेद और वृद्धावस्था चिकित्सा की नींव की ओर इशारा करता है। और तीसरी भुजियों का बचाव हमें उस युग की उन्नत नौसेना इंजीनियरिंग और समुद्री नेविगेशन क्षमताओं से परिचित कराता है। और इन सब में जो एक कॉमन धागा है वो सबसे दिलचस्प है। वो क्या है? ये तीनों कहानियां इंसान की 3 मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित हैं: विकलांगता, बुढ़ापा और आपदा। हाँ, ये तो है। और हर बार समाधान किसी पूजा पाठ या यज्ञ से नहीं आ रहा है। समाधान एक ठोस, व्यवहारिक और तकनीकी हस्तक्षेप से हो रहा है। चाहे वो धातु का पैर हो, जड़ी बूटियों का मिश्रण हो या एक तेज रफ्तार जहाज हो। यह मानसिकता ही वैज्ञानिक है। समस्या को समझो और उसे हल करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करो। तो अंत में ये सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि ये व्यवहारिक समस्या समाधान वाली वैज्ञानिक मानसिकता उस आम धारणा से कितनी अलग है जिसमें हम इन ग्रंथों को केवल आध्यात्मिक या पौराणिक कथाओं का संग्रह मान लेते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर हम इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ मिथक मानकर ना पढ़ें बल्कि उन्हें इतिहास, विज्ञान और तकनीक की डायरी की तरह भी देखना शुरू करें तो न जाने और कितने ऐसे रहस्य सामने आ सकते हैं। रहस्य जिन्हें हम सदियों से शायद नजरअंदाज करते आ रहे हैं।